दोस्तों आज के सेशन में हम AS5 को डिस्कस करेंगे। AS4 का वीडियो ऑलरेडी अपडेट हो चुका है यूट्यूब पे। दिस इज AS5। ओके, AS5 में ओवरऑल हमें 4 कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ते हैं। सबसे पहले तो हमें नेट प्रॉफिट फॉर द करेंट ईयर पढ़ना पड़ता है। उसके बाद हमें प्रायर पीरियड आइटम्स के लेके एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ता है जिसका नाम है प्रायर पीरियड आइटम्स, और जिसको हम ऐसे इवेंट्स कहते हैं जो कि पास्ट ईयर के एरर और ओमिशन की वजह से हुआ। उसके बाद चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी एंड चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, ये ओवरऑल कुछ कॉन्सेप्ट है जो AS5 में हमें पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑलरेडी यहाँ पे ये चीज़ें मेंशन है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हो गया है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स हमें पढ़ना है, प्रायर पीरियड आइटम्स पढ़ने हैं, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट और चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉर विच अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट आर मेड। ये कुछ टॉपिक्स है जो हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। ठीक है, ऑर्डिनरी आइटम्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, पीरियड आइटम्स, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट और चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। ओके, चलिए वन बाय वन हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। अगर देखो आपके पास आपके क्लास के नोट्स हैं, अगर आप मेरे स्टूडेंट्स हैं तो क्लास के नोट्स होंगे, वो रेफर कर लेना आप। अगर आपने किसी और टीचर से क्लासेस ले रखी हैं तो आप उनको रेफर करना। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो इस बुक का जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें आपके कॉन्सेप्ट भी मेंशन है और आपके क्वेश्चंस भी मेंशन है। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके बाय कर सकते हैं। हार्ड कॉपी आपके घर पे डिलीवर हो जाएगी। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो स्टडी मैट रेफर कीजिए, उसमें सब कुछ कवर अप होगा। आइए सर स्टार्ट करते हैं। विद इन 20 मिनट्स हम ये खत्म करेंगे विद क्वेश्चंस प्रैक्टिस जो भी एग्जाम में आ रहे हैं। ओके, प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। देखो ऑर्डिनरी एक्टिविटीज क्या है, ऑर्डिनरी में भी दो टाइप की होती है। एक मान के चलिए नॉर्मल एक्टिविटीज जैसे सेल परचेज करना, डेप्टर से पैसे लेना, क्रेडिटर्स को पेमेंट करना, ठीक है, बैंक में पैसा डिपॉजिट करना, बैंक से विड्रॉ करना, नॉर्मल एक्टिविटीज है। ठीक है, तो नॉर्मल एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज है जो होती ही है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, वो एक्टिविटीज होती ही होती है, नॉर्मल एक्टिविटीज है। उसी में कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होती है जैसे असेट्स को खरीदना बेचना। तो यहाँ पे हमें इस चीज़ को समझना है कि ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ में एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन बाय एंटरप्राइज एज अ पार्ट ऑफ इट्स बिजनेस, यहाँ पे हाईलाइट करेंगे आप इस वर्ड को, पार्ट ऑफ इट्स बिजनेस। वो उसके बिजनेस का ही पार्ट है। जैसे बैंकिंग का काम क्या है, अकाउंट्स को खुलवाना, कस्टमर के पैसे डिपॉजिट करना, लोन्स प्रोवाइड करना, FD कराना, ये उनका काम है। एक टीचर का क्या काम है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बुक्स देना, वीडियोस लेक्चर्स करवाना, आपके टेस्ट वगैरह कंडक्ट कराना, ये मेरा काम है। उस तरीके से अगर हम बात करें आईफोन का काम क्या है, अच्छे अच्छे फ़ोन्स निकालना, लॉन्च करना, कोई रिपेयरिंग सर्विस है वो कराना, सबके अपनी ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ होती है। सच रिलेटेड एक्टिविटीज़ विच द enterprise engage in the furtherance of incidental to arising from these activities। ठीक है, मतलब वो कह रहा है कि उस काम को लेके या उससे रिलेशन में, जैसे आईफोन का एग्जांपल लिया, आईफोन सेल करना एप्पल कंपनी का काम है, लेकिन अगर उसमें कोई डिफॉल्ट आता है, एसेसरीज उसकी नीड पड़ती है, जैसे स्क्रीन गार्ड हो गया या फिर उसका कवर हो गया, तो ये सब इंसिडेंटल टू होता है, वो भी इसकी ऑर्डिनरी एक्टिविटीज में आते हैं। एग्जाम्पल, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मर्चेंडाइज। डिस्क्लोजर क्या है सर, तो डिस्क्लोजर में कहता है व्हेन आइटम्स, ध्यान सुनेगा, इसको थोड़ा सा क्लेरिफाई करूंगा मैं आपके लिए। यहाँ पे आपको देखना है when items of income and expenses within profit or loss from ordinary activities are of such size, यहाँ पे पहला मार्क करेंगे आप साइज का, नेचर का, इंसिडेंस का, that disclosure is relevant to explain performance of an entity, nature and amount of such items should be disclosed separately। देखो यार, जनरली हमें आइटम शो करने की जरूरत नहीं है। जनरली अगर मुझे किसी डेप्टर से पैसे लेने हैं, वो सेपरेट डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो बैड डेप्ट होने वाला है, ठीक है, तो मुझे शो करना पड़ जाएगा। समझो इस चीज को कि अगर कोई भी चीज जो स्पेशल इंपैक्ट डाल रही है तो उसको मुझे डिस्क्लोज करना पड़ जाएगा। आप इसको सिंपल सी वे में समझो, मैं आपको क्लास नोट शो करता हूं जो हमने क्लास के दौरान बनाए थे। ये बस एज अ नॉलेज में आपको डिस्कस कर रहा हूं। ऑर्डिनरी एक्टिविटीज क्या है, प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज, जिसमें सेल परचेज आता है, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, पेमेंट रिसीव फ्रॉम डेब्टर्स आता है। इसमें एक्सेप्शनल एक्टिविटीज होती है जिसपे डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट्स को डिस्पोज करना, जैसे आपने अपनी फिक्स एसेट्स बेची, और ऐसी एक्टिविटीज जिसमें आप रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, जैसे बैड डेप्ट हो जाना, या फिर कोई भी ऐसी चीज जो पहले आपने कुछ और किया था अब आप उसके बिहाफ पे कुछ और करने जा रहे हैं, या फिर लेजिस्लेटिव चेंजेस हैविंग रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशंस। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हो गया। या फिर और भी डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, राइटिंग डाउन इन्वेंट्रीज टू NRV। इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, राइटिंग डाउन इन्वेंट्रीज टू NRV। तो इन चीज़ों को सेपरेटली हमें डिस्क्लोज करना पड़ता है। ठीक है, तो इस पे आता है पैरा 12। पैरा 12 कहता है कि जो एक्सेप्शनल एक्टिविटीज़ हैं उसको आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। जब आप नोट्स में अपने आते हैं तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट डाला है, सेपरेट स्पेशल डिस्क्लोजर, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं पैरा 12।
पैरा 12 जो है वो यहाँ पे रिकमेंडेड होता है। कहते हैं अगर ये एक्टिविटीज़ आपको दिख रही है, आपको कैसे एग्जाम के लिए याद रखना है, सिंपली करके बताता हूँ। अगर ये एक्टिविटीज़ दिख रही है तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्या इसका सेपरेट डिस्क्लोजर करना है, आप कहेंगे हाँ जी सेपरेट डिस्क्लोजर करने की जरूरत है। कैसे बताना है, नेचर क्या है, आपको 3 बातें शो करनी है, नेचर क्या है, उसका अमाउंट क्या है, और उसका डिस्क्लोजर करना है कि इसका प्रॉफिट और लॉस पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, इंपैक्ट ऑन अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द करंट पीरियड। ये 3 चीजें शो करनी है, नेचर, अमाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द करंट पीरियड। ठीक है, देख जैसे इसका एग्जाम के लिए क्वेश्चन है, इस वाले पॉइंट पे हमेशा आता है, राइटिंग डाउन इन्वेंट्रीज टू द एनआरवी, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ एंटरप्राइज। जो हमने क्लास नोट्स बनाए वही इस बुक में। सो अगर आपने मेरी क्लास नहीं ली, किसी टीचर की क्लास नहीं ली, तो ये बुक्स आपके लिए सफिशिएंट है, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। डिस्पोजल ऑफ आइटम ऑफ फिक्स एसेट्स टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लेजिस्लेटिव चेंजेस हैविंग रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशंस, लिटिगेशन सेटलमेंट और अदर रिवर्सल ऑफ प्रोविजन। ठीक है सर, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन है? हाँ, एक स्मॉल क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, जो क्वेश्चन मैं छोड़ दूंगा वो आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट नंबर 2, अ कंपनी साइन एन एग्रीमेंट विद एन एम्प्लॉय यूनियन फॉर रिवीजन ऑफ वेजेस विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन को नहीं करते, इस वाले क्वेश्चन को बाद में करेंगे, अभी करेंगे, मैं कराऊंगा, डोंट वरी। इससे पहले वाले क्वेश्चन करते हैं 1 को। ड्यूरिंग द ईयर 2001-2 a medium sized manufacturing company wrote down its inventories to NRV value by 5 lakh. It is a separate disclosure necessary. क्या सेपरेट डिस्क्लोजर करना जरूरी है? आंसर है यस। तो आप लिखेंगे पहले AS5, जिसमें हम प्रायर पीरियड आइटम्स की डिस्कशन कर रहे हैं। प्रायर पीरियड आइटम्स नहीं सर, नेट प्रॉफिट, या फिर आप बोलो प्रॉफिट और लॉस फॉर द करंट पीरियड। ओके, जिसमें ऑर्डिनरी एक्टिविटीज सेल परचेज वगैरह करना, जिसपे एक्सेप्शनल है, जैसे इन्वेंट्री को एनआरवी पे शो करना, असेट्स का डिस्पोजल करना, लेजिस्लेटिव केसेस हो गए, या फिर रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को हम अगर होता है तो एज पर द पैरा 12 हमें इसका नेचर बता रहा है, अमाउंट बताना है, और इसका इंपैक्ट क्या हुआ प्रॉफिट एंड लॉस पे ये बताना है। ओके तो यहाँ पे कैसे शो करना चाहिए? यस, एज पर AS5 इसको शो करना पड़ेगा 5 लाख को, जो वो अमाउंट बता रहा है, और सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो यही चीज़ इसके आंसर में यहाँ पे एज पर द स्टडी मेट मेंशन है। आइए देखते हैं क्या कहते हैं। व्हेन आइटम ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंसेस within profit or loss from the ordinary activities are of such size, nature or incidence, disclosure is relevant to explain the performance of the enterprise. enterprise की performance बताने के लिए हमें करना पड़ता है। यहाँ पे AS5 इंक्लूड, इसमें इंक्लूडेड रिटर्न डाउन ऑफ इन्वेंट्री टू एनआरवी। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको शो करना पड़ेगा। ओके सर, ये हम अपने पहला पॉइंट बता दिया। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, अपना पेन लीजिए, ये बुक आपके पास होगी तो ठीक है, वरना आप अपनी नोटबुक जो भी होगा जिस भी टीचर का है आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 1 हो गया आपका। अब हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 2। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट नंबर 1 में ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। अब इसमें बात करेंगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम क्या है? देखो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम के लिए आप लिखेंगे, यहाँ पे आप लिख सकते हैं सिंपली, ये बहुत हार्ड लैंग्वेज है, थोड़ा सा लिखिए, नॉट ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, कि जो ऑर्डिनरी एक्टिविटीज नहीं है वो हमारे लिए क्या है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स है, पहला पॉइंट। दूसरा आप यहाँ पे लिखेंगे इरेगुलर एंड इनफ्रीक्वेंट। कोई भी एक्टिविटीज इरेगुलर है, इनफ्रीक्वेंट है इन नेचर, ठीक है, तो फिर हम उसको बोलेंगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो यही चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में बोली गई है, आप इसको पढ़ सकते हैं खुद से, मैं मार्क कर देता हूँ। यहाँ पे एक्सपेक्टेड टू रेकरर और फ्रीक्वेंट रेगुलरली, ठीक है, ये चीज़ आप देख लेंगे। डिस्क्लोज क्या करना है? एज अ पार्ट ऑफ नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड, और नेचर एंड अमाउंट ऑफ ईच आइटम सेपरेटली। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आप इसे ऐसे बोल सकते हैं कि, मैं आपको बताता हूँ आपको कैसे बोलना है। जब भी डिस्क्लोजर की बात करें, आप पहले नेचर को डिफाइन कर देना, नेचर बताना होता है, अमाउंट बताना होता है, फिर आप बोलोगे इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस। ये 3 चीज़ें डिस्क्लोजर में आपको मेंशन करनी है, चाहे यहाँ हो, तो आपको एक लैंग्वेज आ जाएगी लिखने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द एंटरप्राइज और अर्थक्वेक। इसके अर्थक्वेक का एक एग्जाम्पल है, बाकी 1 सेकंड दीजिए, मैं आपको इसके कुछ और एग्जाम्पल अपने नोट से दिखवा देता हूँ, आप यहाँ से लिख लेना। यहाँ पे आप लिखेंगे, देखो मैंने अपने नोट्स में मेंशन किया है, लॉस बाय अर्थक्वेक, ये क्लास नोट है, लॉस बाय फायर, लॉस बाय फ्लड, गवर्नमेंट ग्रांट बिकमिंग रिफंडेबल। ये कुछ एग्जाम्पल हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स की, ठीक है। इसके बाद ये चीज़ हो गई, ओके। इसमें कोई क्वेश्चन है? अभी क्वेश्चन हम करेंगे, डोंट वरी। तो ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आपका क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे क्लियर हो गया? यस। ऑर्डिनरी में कैसे डील करना है वो मैंने आपको बता दिया, जैसे, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी में क्या करना है वो हो गया। ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 हो गया हमारा, ठीक। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्सेप्ट नंबर 2। ये बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है और इस पर क्वेश्चन भी है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, एग्जाम में इसमें क्वेश्चन आते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 2, प्रायर पीरियड आइटम क्या है? देखो, इसकी वजह से या तो गेन हो रहा है या तो लॉस हो रहा है। कब हो रहा है सर? करंट पीरियड में हो रहा है। लेकिन क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रीवियस ईयर में
चाहे वो 1 ईयर हो या फिर मोर देन 1 ईयर हो, 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर, आपसे एरर और ओमिशन हो गया था पास्ट ईयर में, जिसकी वजह से करंट ईयर में उसका इंपैक्ट पड़ रहा है और करंट ईयर में आपको प्रॉफिट और लॉस जो है वो फेस करना पड़ रहा है। तो आप बताएंगे नेचर क्या है, एक्सटेंट क्या है, ये चीज़ आपको बतानी पड़ेगी और इसका प्रॉफिट लॉस में क्या इंपैक्ट पड़ा वो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है सर एरर और ओमिशन की वजह क्या हो सकती है। तो देखो इसमें मैथमेटिकल एरर हो सकते हैं, कैलकुलेशन एरर हो सकते हैं, एस्टिमेट्स एरर हो सकते हैं, या फिर इंटरप्रिटेशन करने में दिक्कत कर दी। बेस्ट एग्जांपल है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करना, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करना। ये थोड़ा सा है, दिमाग में रखोगे क्लियर हो जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे मेंशन है, आप पढ़ लेना। ठीक है, ओके, ठीक है, हमने पढ़ लिया। सर क्या करना है इसमें हमें, सर मैंने आपको पहले ही बताया, नेचर, अमाउंट एंड इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस, ये 3 वर्ड याद कर लो, आपका ES5 कंप्लीट हो जाएगा। नेचर, अमाउंट, ठीक है, और सेपरेट डिस्क्लोज करना है प्रॉफिट एंड लॉस में कि क्या उसका इंपैक्ट पड़ रहा है। ये 3 वर्ड कीवर्ड के तौर पे याद कर लो, ES5 आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी एक क्वेश्चन मैंने मार्क किया था लेकिन हटा दिया था, अब उसको देखते हैं। एक कंपनी साइंड एन एग्रीमेंट, कंपनी ने क्या किया, एक एग्रीमेंट साइन किया एम्प्लॉय के साथ कि 1/9/2002 फॉर रिवीजन ऑफ द वेजेस विद रिस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम 30, दिस वुड कॉस्ट ऑफ कंपनी एंड एडिशनल लायबिलिटी ऑफ 5 लाख पर एनम। इट इज अ डिस्क्लोजर नेसेसरी फॉर द अमाउंट पेड। सबसे पहली बात तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे पास्ट ईयर का समझ के कि ये प्रायर पीरियड आइटम है। नहीं, ये प्रायर पीरियड आइटम नहीं है, पहला पैराग्राफ यही डिफाइन होगा। प्रायर पीरियड आइटम वो होता है जिसमें इस साल के अंदर या तो कोई गेन हो रहा है, या तो लॉस हो रहा है, या तो इनकम हो रही है, एक्सपेंसेस हो रहे हैं। वो हो रहा है क्यों हो रहा है, क्योंकि पिछले साल में कोई एरर और ओमिशन हुई थी, और उस एरर और ओमिशन वो पिछले साल में हो सकती है या फिर मोर देन प्रीवियस ईयर में हो सकती है। लेकिन ये जो 5 लाख है ये अभी इंट्रोड्यूस किया गया है यहाँ पे, आज इस साल में बोला गया, हमारी पहले की ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी, इस साल में बोला गया कि भैया मेरे हम 5 लाख रुपए, कितना अमाउंट बोला उन्होंने, 5 लाख रुपीज जो है एज अ देंगे। ठीक है, दे ना, हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन ये प्रायर पीरियड आइटम नहीं है, पहली चीज तो यही क्लेरिफाई करना है। फिर ये क्या है, तो आप इसे ऑर्डिनरी एक्टिविटीज में ले जा सकते हो। ऑर्डिनरी एक्टिविटीज में आप इसका नेचर क्या है, इसका अमाउंट क्या है और इसका इम्पैक्ट जो है वो शो करेंगे, क्योंकि ये हमारा एक तरीके से एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है जो पहले नहीं था, कंपनी ने नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस की, सो वी हैव टू डिस्क्लोज इट, बट नॉट एज अ प्रायर पीरियड आइटम, ये शो नहीं होगा। ये ऑर्डिनरी के केस में शो होगा, प्रॉफिट एंड लॉस इन अ करंट पीरियड के अंदर, नॉर्मल या फिर ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ के अंदर। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको रिप्रेजेंट करना है। इसका आंसर जो है प्रॉपर यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश में, आप इसको लिख सकते हैं, एग्जाम में इसी वे में आपको प्रेजेंट करना होगा। ठीक है, ओके। इसके बाद सर और कोई क्वेश्चन है? हाँ, एक क्वेश्चन और है, आपको शो करते हैं। द कंपनी फाइंड्स द इन्वेंट्री शीट of 31st March 2001 did not include 2 pages containing details of inventory of 14.5 lakh. Is it how you deal with the following matters in the account of the Omega Limited? तो सर पहली बात, क्या ये AS5 में कवर्ड है? हाँ सर कवर्ड है। कौन सी हेडिंग? प्रायर पीरियड आइटम, हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2 ऑफ दिस सेशन और दिस टॉपिक, आप इसको याद रख सकते हैं, जिसमें हम प्रायर पीरियड आइटम की डेफिनेशन लिखेंगे कि हमारा या तो इनकम हो रही है, एक्सपेंसेस हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि पिछले साल में कोई ओमिशन या एरर हुआ था, और ओमिशन हो सकता है अर्थमेटिकल एरर हो, या फिर हमने लॉ को इंटरप्रिटेशन में गलती की हो, या फिर ये भी हो सकता है कि हमने कोई भी कॉन्सेप्ट गलत ट्रीट कर दिया हो। कुछ भी रीज़न हो सकते हैं, पिछले साल या उससे पिछले सालों की वजह से इम्पैक्ट इस साल में आ रहा है। क्या ऐसा ही हुआ है? हाँ जी हुआ है। ये एक प्रायर पीरियड आइटम है, सो वी हैव टू डिस्क्लोज इट, इट्स नेचर, इट्स अमाउंट एंड इम्पैक्ट ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट। इस तरीके से आपको शो करना है। अच्छा, कुछ सीखने के लिए मिल रहा है क्या? अगर मिल रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। देखो सर अभी 13 मिनट्स हुए हैं, विद इन 7 मिनट एएस खत्म हो जाएगा। हो सकता है 2-4 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए। बहुत मेहनत लगती है इस सेशन को रिकॉर्ड करने के लिए, और कोई गलती हो तो सॉरी ऑन माय साइड। लिटरली अपना सपोर्ट दीजिए इस चैनल को, ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा नॉलेजेबल कंटेंट आपके साथ शेयर कर सकूँ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कॉन्सेप्ट नंबर 2। आइए सर वापस आते हैं। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, अकाउंटिंग एस्टिमेट में चेंज। देखो सर अकाउंटिंग एस्टिमेट में चेंज का मतलब क्या है? जैसे एग्जांपल लेता हूँ, मान लो मैंने एक लैपटॉप खरीदा, लैपटॉप की वैल्यू थी 2 लाख रुपीज़। सर कौन सा ऐसा लैपटॉप है? सर एप्पल का लैपटॉप। ठीक है, क्या करते हैं सर? एडिटिंग करते हैं। ठीक है, आपका प्लांट एंड मशीनरी है, ओके गुड। सर मुझे लगा कि ये एप्पल का लैपटॉप 5 साल चलेगा, लेकिन एप्पल की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि वो 5 साल नहीं वो 10 साल चलेगा, तो मैंने तो 5 ईयर के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया था। लेकिन आने वाले टाइम में पता चला कि 5 ईयर नहीं, इसकी लाइफ और है, तो मैंने उसकी लाइफ को बढ़ा दिया। इसे कहते हैं चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। और एग्जांपल दो सर,
एग्जाम्पल कि पहले मुझे लगा कि प्रोविजन 2% का होना चाहिए, लेकिन प्रोविजन 2% का नहीं, मैंने 3% का या 5% का बना दिया, या फिर 10% का प्रोविजन बनाया था, मुझे लगा कि इतना ज़्यादा प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने उसको रिड्यूस कर दिया और 2% कर दिया। सर ऐसा क्यों हो रहा है? हो सकता है नई इन्फॉर्मेशन मिली हो, आपका एक्सपीरियंस टाइम टू टाइम इन्हेंस हो, या फिर आप कुछ नई चीज़ें इंप्लीमेंट कर रहे हैं जिसकी वजह से अकाउंटिंग एस्टिमेट्स चेंज होते हैं। सर डिस्क्लोजर क्या होगा? वही डिस्क्लोजर है, नेचर बताओ, अमाउंट बताओ, और इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताओ। तो रिवीजन ऑफ एस्टिमेट इज नाइदर एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम नॉट अ प्रायर पीरियड आइटम। ना तो आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी बोलेंगे, ना तो इसको प्रायर पीरियड आइटम बोलेंगे। सर क्यों होता है? वाई? आप देखेंगे नई इन्फॉर्मेशन आती है, या फिर एक्सपीरियंस नया आता है, या फिर सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट्स की वजह से। ठीक है, ओके। अब देखो इसमें इसने बोला है इंक्लूड द डिटर्मिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट एंड लॉस, पीरियड ऑफ द चेंज, इफ द चेंज अफेक्ट द पीरियड्स ओनली, और पीरियड ऑफ द चेंज एंड फ्यूचर पीरियड्स, मतलब इसी साल में ठीक हो गया तो इस साल शो कर दिया, लेकिन इसकी वजह से आने वाले सालों में भी दिक्कत आ रही है, तो चेंज करेंगे बोथ अफेक्ट ऑफ बोथ पीरियड्स, यानी इस साल और आने वाले वर्षों में भी इसका इफेक्ट ठीक करेंगे। क्लासिफिकेशन क्या होगी? यूजिंग द क्लासिफिकेशन एज वाज यूज प्रीवियसली फॉर द एस्टिमेट्स। ओके, डिस्क्लोजर क्या करना है सर? नेचर, अमाउंट जो है हम डिस्क्लोज करेंगे। इसी के साथ ये आपका येस होता है। अब इसमें क्वेश्चन है, आइए मैं एक दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन है एसटीबी लिमिटेड मेक प्रोविजन फॉर द एक्सपेंस अमाउंट 7 लाख। प्रोविजन कितने का बनाया सर उन्होंने? 7 लाख का बनाया है एज ऑन मार्च 2022, बट द एक्चुअल एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर जो है उनका 9 लाख है अगेंस्ट प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द लास्ट ईयर। स्टेट विथ रीजन वेदर द डिफरेंस ऑफ 2 लाख इज टू बी ट्रीटेड एज द प्रायर पीरियड आइटम। AS5 नेट प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसने यहाँ पे देखो कैसे क्लासीफाई किया, जरा सुनिएगा। As per the standard, the effect of the change in the accounting estimate should be classified using the same classification as the statement of profit and loss was used previously for the estimate. जो पिछले estimate के लिए आपने classification use की थी वही आप इस बार भी यूज करेंगे। प्रायर पीरियड आइटम्स आर इनकम और एक्सपेंस विच अराइज इन द करंट पीरियड, इस साल आए हैं एज अ रिजल्ट ऑफ एरर और ओमिशन इन द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ वन और मोर पीरियड्स, यानी पिछले साल की गलतियों की वजह से, पिछले साल के एरर और ओमिशन की वजह से इस साल इंपैक्ट आया। दस द रिवीजन ऑफ एस्टिमेट बाय इट्स नेचर दैट इज डिफरेंस ऑफ 2 लाख इज नॉट अ प्रायर पीरियड आइटम। ये पिछले साल की गलती नहीं है, ये इस साल का एस्टिमेट चेंज हुआ आपका। देयरफॉर इन द गिवन केस एक्सपेंस अमाउंट 2 लाख रिकॉर्डेड इन द करंट ईयर शुड नॉट बी रिगार्डेड एज द प्रायर पीरियड आइटम। आप इस साल रिकॉर्ड तो कर सकते हो कि हमारा चेंज हुआ, लेकिन आप इसे प्रायर पीरियड आइटम ट्रीट नहीं करोगे। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब इसके बाद एएस खत्म होने पे लास्ट 2 बातें मुझे आपको डिस्क्लोज करनी है। ठीक है, अब हमारे पास है अकाउंटिंग पॉलिसीज। ठीक है, तो अकाउंटिंग पॉलिसीज के ऊपर बहुत अच्छा चार्ट है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहली बात तो क्या हम अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर सकते हैं एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। हमारी बेसिक एजम्पशंस है, ठीक है, कि हम अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेंज नहीं करते हैं, ये कंस्टेंट होती है, जो इस साल फॉलो हुई वही अगले साल फॉलो होती है, ये हमारा अकाउंटिंग एजम्पशंस होता है। ठीक है, ओके। लेकिन हम अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकते हैं अगर इंस्टीट्यूट ने बोला हो, यानी लॉ चेंज हुआ, या फिर एएस ने कंप्लाई किया हो, ऐसा कुछ नया प्रोविजन तो कर सकते हैं, या फिर बेटर प्रेजेंटेशन के लिए हम इसको शो कर सकते हैं। सर इसमें क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा? हमें शो करना पड़ेगा कि अगर वो क्वान्टिफिएबल है तो हम बताएंगे अमाउंट क्या है और फैक्ट क्या है, और आने वाले सालों में हम इसका फैक्ट जो होगा वो डिस्क्लोज करेंगे कि इस फैक्ट की वजह से ये वाला डिफरेंस आ रहा है। दिस इज अकाउंटिंग पॉलिसीज। ठीक है, ओके। अब एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे आपको नोटिस करना है, यहाँ पे एक नोट लिखेंगे जो इस बुक में नहीं है। नोट आप लिखेंगे इफ ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट न्यू प्रोविजन, न्यू पॉलिसी, ठीक है, इट नेवर मीन्स चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। देखो कई बार क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन टाइम टू टाइम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए और चीज़ों के लिए नई पॉलिसी अडॉप्ट करती है। तो नई पॉलिसी को अडॉप्ट करने का कभी भी ये मतलब नहीं होता कि पुरानी पॉलिसी चेंज हो गई है। नई पुरानी भी रहेगी, नई वाली भी रहेगी। पुरानी को चेंज मतलब पुरानी वाली को हटा देना और नए को लाना, उसको कहते हैं चेंज। सर क्वेश्चन है, हाँ जी मेरे पास एक क्वेश्चन है, आई विल शो यू। यहाँ पे क्वेश्चन है एक्सप्लेन वेदर द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट अ चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी। पहला है रिटायरमेंट ग्रेचुइटी स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया है। दूसरा है मैनेजमेंट डिसाइड टू पे पेंशन टू दोज एम्प्लॉय who have retired after completion of 5 years of service in the organization. Such employee will get pension of 20,000 per month. Either there was no such scheme of pension in the organization. क्वेश्चन क्या है कि हमें ये बताना है कंस्टिट्यूट चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी। क्या ये अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज है? दोनों में आंसर है नहीं सर, ये दोनों ही अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज नहीं है, ये एडॉप्शन ऑफ अ न्यू पॉलिसी है। इसको हम बोलेंगे एडॉप्शन ऑफ अ न्यू पॉलिसी, बट इट नेवर मीन और इट डोंट मीन कि हमने अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज किया है। इसी के साथ आपका ES5 फिनिश हुआ दोस्त। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर सेशन समझ में आया हो तो मेरे मोटिवेशन के लिए
कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए थैंक यू, मैं दिल से आपको बोलूँगा गॉड ब्लेस यू, क्योंकि अगले सी ए फाइनलिस्ट आप ही हैं। विश ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।